हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 64 जो कि बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स 2026 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला आपका क्या है? भारत और श्रीलंका ने, यहाँ पे IN का मतलब इंडिया हुआ और SLN का मतलब श्रीलंका हुआ। भारत और श्रीलंका ने द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स 2026 के छठे संस्करण के माध्यम से अपनी बढ़ती समुद्री साझेदारी की पुनः पुष्टि की। ये जो आपका स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि जो इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स 2026 हुआ ये आपका छठा संस्करण था। तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 2026 में जो हुआ है इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स 2026 ये आपका चौथा संस्करण था, ना कि छठा। यहाँ पे होगा चौथा संस्करण था। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है? यह अभ्यास 21 से 28 अप्रैल 2026 तक कोलंबो में आयोजित किया गया। तो हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? भारतीय नौसेना के पोत INS निरीक्षक ने इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स 2026 में भाग लिया है। तो हाँ, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? दूसरा और तीसरा। पहला आपका गलत है। तो कौन से ऑप्शन में है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2 और 3। बाकी आपका नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ई प्राप्ति पोर्टल किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो EPFO के द्वारा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और यहाँ पे ई प्राप्ति का मतलब क्या हुआ? E स्टैंड्स फॉर EPF, ई प्राप्ति EPF आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इन ऑपरेटिव अकाउंट। ई प्राप्ति स्टैंड्स फॉर EPF आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इन ऑपरेटिव अकाउंट। ये आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन, ट्रैकिंग, यूनिक अकाउंट नंबर लिंकिंग एंड एक्टिवेशन ऑफ ओल्ड EPF अकाउंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला आपका क्या है? भारत और न्यूजीलैंड ने 17 अप्रैल 2026 को अपने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये आपका गलत है। अच्छा, ये गलत कहाँ पे है? तो यहाँ पे 17 अप्रैल नहीं होगा, 27 अप्रैल 2026 होगा। 27 अप्रैल 2026 होगा। दूसरा क्या है? भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA भारतीय निर्यात के 100% पर शुल्क समाप्त करता है। बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? FTA से निवेश संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद है, जिसके तहत, अब मेन पॉइंट यहाँ पे है, न्यूजीलैंड ने 15 वर्षों में भारत में $20 अरब तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का वादा किया है। तो डाटा और समय याद रखना है। 15 वर्षों में भारत में $20 अरब तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का वादा किया है। तो तीसरा भी आपका सही है। चौथा क्या है? न्यूजीलैंड भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते में सेबों के लिए तरजीही पहुंच यानी प्रेफरेंशियल एक्सेस हासिल करने वाला पहला देश बन गया है। तो आपका चौथा भी सही है। पांचवा क्या है? पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत के साथ आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं में व्यापार को सुगम बनाया है। तो पांचवा भी सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो केवल पहला गलत है, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सही है। तो जिस ऑप्शन में होगा 2, 3, 4 और 5 वो आपका सही होगा। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। जो FTA पर हस्ताक्षर हुआ है इंडिया न्यूजीलैंड, ये आपका कब हुआ है? 27 अप्रैल 2026 को। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत ने न्यूजीलैंड के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता किया, जिसके तहत न्यूजीलैंड को होने वाले भारत के सभी निर्यात पर टैरिफ पूरी तरह से हटा दिया गया, यानी 100%। जबकि न्यूजीलैंड से भारत में होने वाले 95% आयात पर टैरिफ कम कर दिया गया है।
समझौते के अनुसार न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में $20 अरब का निवेश करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। न्यूजीलैंड ने कहा कि वह किसी भी भारतीय FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सेबों के लिए तरजीही पहुंच हासिल करने वाला पहला देश है और कीवी फल के लिए टैरिफ मुक्त पहुंच हासिल करने वाला तथा कोटे से बाहर 50% टैरिफ कटौती पाने वाला पहला कीवी फल निर्यातक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। न्यूजीलैंड की अब तक की सबसे बेहतरीन पेशकश 118 सेवा क्षेत्रों में प्रतिबद्धता और 139 क्षेत्रों में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा ये आपका टॉपिक है। पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत के साथ आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं के व्यापार को सुगम बनाया है। वर्तमान में न्यूजीलैंड ओशिनिया में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो ये याद रखना है। अच्छा, भारत कितना निर्यात का एक्सपोर्ट करता है न्यूजीलैंड को? तो 2015-16 में था आपका कितना, ये आपका मिलियन USD में है 308.04 मिलियन USD, जो कि 2024-25 में कितना हो गया है 711.1 मिलियन USD। अगर बात करें कि भारत न्यूजीलैंड से आयात कितना करता है, तो 2015-16 में था 547.61 मिलियन USD और 2024-25 में कितना आयात किया है भारत ने न्यूजीलैंड से, तो 587.13। एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, भारत का जो एक्सपोर्ट है न्यूजीलैंड को वो इंपोर्ट से जाता है। ये आपसे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो जो एक्सपोर्ट है भारत का, ये आपका क्या है, इंपोर्ट से ज़्यादा है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से आप डाल सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से अपनी वापसी की घोषणा की है? सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूएई। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा। हाल ही में किस देश ने 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से अपनी वापसी की घोषणा की है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ओपेक का फॉर्मेशन कब हुआ था, कब फॉर्म हुआ था? तो 1960 में। किस कॉन्फ्रेंस के तहत? तो बगदाद सम्मेलन। ये भी पूछ सकता है, बगदाद सम्मेलन। फाउंडिंग मेंबर कौन थे? तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला। इसके अलावा बाद में कौन कौन से देशों ने ज्वाइन किया? तो वर्तमान सदस्यों में अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, लीबिया, हाले गैबोन निकल गया तो फिर आ गया, लीबिया, नाइजीरिया और यूएई संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन यूएई तो आपका बाहर हो गया है 1 मई 2026 से। तो अब कितने टोटल देश बच गए यूएई के जाने के बाद? तो अब 11 मेंबर। ओपेक की बात हो रही है, ना कि ओपेक प्लस की बात हो रही है। और यूएई ने ज्वाइन कब किया था? 1967 में। और ओपेक प्लस क्या है? तो ओपेक का एक्सटेंशन है। तो ओपेक प्लस की अगर बात करें तो जो ओपेक मेंबर है वो तो है ही, और प्लस का यहाँ पे मतलब हुआ कि 10 और देश है। अभी करेंटली 10 और देश है। कौन कौन से देश है ओपेक प्लस में? तो जो आपका 12 मेंबर, अब तो 11 मेंबर बोलेंगे, और प्लस 10 मेंबर जो कि ओपेक प्लस अलायंस बनाते हैं। तो एक रसिया हो गया आपका, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, साउथ सूडान, ओमान, कजाकिस्तान, मलेशिया और मैक्सिको। और यूएई आपका ओपेक का चौथा बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर था, और ये 2024 का डाटा है। सऊदी अरब ने कितना प्रोड्यूस किया? मिलियन बैरल्स पर डे में है, तो 8.96। पहले स्थान पे सऊदी है, दूसरे पे इराक है, तीसरे पे ईरान है, और चौथे पे आपका यूएई था। 2.92 मिलियन बैरल्स पर डे ये प्रोड्यूस करता था। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि यूएई कितना करता था, या यूएई कौन से स्थान पे था और टॉप पे कौन है? तो टॉप पे सऊदी अरबिया है, फिर इराक है, फिर ईरान है, फिर यूएई है। और सबसे कम इक्वेटोरियल गिनी 0.06 मिलियन बैरल पर डे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक रिपोर्ट आया हुआ है, वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2025 सेलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड डाटा। सिंपली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा पूरा हो गया। वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है?
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने प्रकाशन के 27वें संस्करण को जारी किया, जिसका शीर्षक है भारत में महिलाएं और पुरुष 2025 चयनित संकेतक और डेटा, यानी सेलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड डेटा। तो पहला आपका गलत हो गया। अच्छा, यहाँ गलत कहाँ पे है? तो मंत्रालय गलत है। यहाँ पे आपका होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसलिए आपका ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं होगा। क्या होगा? तो यहाँ पे आपका होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय होगा। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो गया, बाकी एडिशन आपका सही है यहाँ पे। दूसरा क्या है? अखिल भारतीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, जो महिलाओं के जीवित रहने की दर में सुधार का संकेत है। यह 2017-19 में 904 से बढ़कर 2021-23 में 917 हो गया है। ये डाटा याद रखना है आपको। तो हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, मातृ मृत्यु अनुपात में पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगातार और उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली है। 2004-06 से 2021-23 की अवधि में यह अनुपात 254 से घटकर 88 रह गया है। तो तीसरा भी सही है। चौथा क्या है? उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2021-22 और 2022-23 के बीच महिलाओं के लिए 28.5 से बढ़कर 30.2 और पुरुषों के लिए 28.3 से बढ़कर 28.9 हो गया है। तो आपका चौथा भी सही है। अब पांचवें पे आते हैं। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए LFPR में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी ऐसा पूछा था एक बार, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के LFPR में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है, जो 2022 से 2025 की अवधि के दौरान 37.5% से बढ़कर 45.9% हो गई है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के LFPR में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है, जो 2022 से 2025 की अवधि के दौरान 37.5% से बढ़कर 45.9% हो गई है। तो ये आपका सही है। तो कौन कौन सा सही है? पहला आपका गलत है, बाकी दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है और पांचवा सही है। तो 2, 3, 4 और 5 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 29 अप्रैल 2026 को भुवनेश्वर उड़ीसा में विकास के लिए डेटा विषय पर आयोजित राष्ट्रीय विचार विमर्श शिखर सम्मेलन में अपने प्रकाशन भारत में महिलाएं और पुरुष 2025 चयनित संकेतक और डेटा का 27वां संस्करण जारी किया। अखिल भारतीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, जो महिलाओं और लड़कियों के जीवित रहने की दर में सुधार का संकेत है। यह 2017-19 के 904 से बढ़कर 2021-23 में कितना हो गया है? 917 हो गया है। 2023 तक सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में है, जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है और लिंग अनुपात 1085 है। 2023 तक की बात हो रही है। इसके बाद नागालैंड 1007, गोवा 973 का स्थान आता है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य झारखंड 899 899 और बिहार 900 है। मातृ मृत्यु अनुपात में पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगातार और उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली है। 2004-06 से 2021-23 की अवधि में यह अनुपात 254 से घटकर कितना रह गया है? 88। नेक्स्ट आते हैं, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2021-22 और 2022-23 के बीच महिलाओं के लिए 28.5 से बढ़कर 30.2 और पुरुषों के लिए 28.3 से बढ़कर 28.9 हो गया है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए LFPR में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के LFPR में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है, जो 2022 से 25 की अवधि के दौरान 37.5% से बढ़कर 45.9% हो गई है। वर्ष 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात, अच्छा यहाँ पे LFPR का मतलब हुआ लेबर फोर्स
पार्टिसिपेशन रेशियो, ठीक है, मैंने रेट बोल दिया था, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो वर्ष 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात पुरुषों के लिए 76.6 और महिलाओं के लिए 38.8 है। क्या याद रखना है, वर्ष 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए जो WPR है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, पुरुषों के लिए कितना है 76.6 है, महिलाओं के लिए कितना है 38.8 है, और दोनों ही लिंगों के लिए शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में WPR अधिक है। मतलब अगर देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को देखा जाए और या अर्बन में आपका दोनों क्या बोल रहा है, दोनों ही लिंगों के लिए। अब पुरुषों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में WPR अधिक है, चाहे पुरुषों की बात करें या महिलाओं की बात करें, ठीक है। तो ये आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। वित्त वर्ष 2025 और 2026 के बीच महिला निवेशकों की हिस्सेदारी 24.3% से बढ़कर 24.7% हो गई है, जबकि पुरुष निवेशकों की हिस्सेदारी 75.7% से घटकर 75.3% रह गई है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वित्त वर्ष 2025 और 26 के बीच महिला निवेशकों की हिस्सेदारी घटी है या बढ़ी है, और पुरुष निवेशकों की हिस्सेदारी घटी है या बढ़ी है। तो महिला निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ी है और पुरुष निवेशकों की हिस्सेदारी घटी है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। बाकी इसका फुल डिटेल मैं अपने फेसबुक पेज प्रतीक IQ एजुकेशन में डाल दूंगा और एक अलग PDF बना के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की वैश्विक रैंक और स्कोर क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 आया है, किसने जारी किया है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कब जारी किया? 30 अप्रैल को। इसमें भारत की रैंक है 157। स्कोर क्या है? ग्लोबल स्कोर की बात हो रही है ओवरऑल, तो 31.96। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे कवर करते हैं। 2025 में भारत 191वें स्थान पर था, मतलब 6 स्थान की गिरावट आई है। इसको याद रखना है, कितने स्थानों की गिरावट आई है? 6 स्थानों की गिरावट आई है। 180 देशों में भारत कौन से स्थान पे है 2026 में? तो 197वें स्थान पे है, 157। भारत की रैंक है 157। भारत का ग्लोबल स्कोर या ओवरऑल स्कोर कितना है? 31.96। और बाकी डिफरेंट कैटेगरी है, जैसे पॉलिटिकल स्कोर है 21.96, इकोनॉमिक स्कोर है 32.63, लीगल स्कोर है 39.59, सोशल स्कोर है 33.65, सिक्योरिटी स्कोर है 32.77। और कितनी गिरावट आई है? तो 6 स्थानों की गिरावट आई है, ठीक है। अच्छा, इस सूचकांक में टॉप किसने किया है? तो इस सूचकांक में, और भारत वेरी सीरियस कैटेगरी में है, इस सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पे है, नीदरलैंड दूसरे स्थान पे है, तीसरे पे एस्टोनिया है, चौथे पे डेनमार्क है, 5वें पे है स्वीडन, और सबसे नीचे कौन है? तो इरिट्रिया है, और उत्तर कोरिया 179। तो याद रखना है। इसके अलावा भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश भारत से ऊपर रैंक करते हैं। पाकिस्तान की रैंक है 153, भूटान 150, नेपाल 87, नेपाल सबसे अच्छा है, श्रीलंका 134, बांग्लादेश 152, और भारत से ठीक ऊपर फिलिस्तीन है। मतलब फिलिस्तीन की रैंक कितनी है? तो आपका 157 भारत का है, तो 156 किसका होगा? फिलिस्तीन का होगा। और चीन हालांकि 178 पोजीशन पे है, 178वें स्थान पे है। इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो 3 मई को मनाया जाता है। अच्छा, आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2026 की थीम क्या है यूनेस्को के द्वारा। किस संगठन ने अपनी सुपर इंटेलिजेंस लैब्स पहल के तहत एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल म्यूज स्पार्क लॉन्च किया है? तो मेटा ने किया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संगठन ने सुपर इंटेलिजेंस लैब्स पहल के तहत एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जिसका नाम है म्यूज स्पार्क लॉन्च किया है? तो किसने किया है? मेटा ने किया है। म्यूज स्पार्क कैलोरी का अनुमान लगाने, चीज़ों को विजुअलाइज करने और यूजर के सवालों के जवाब देने जैसा काम कर सकता है। यह मॉडल अभी मेटा AI चैटबॉट पर उपलब्ध है और इसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक तक बढ़ाया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में 1 लाख करोड़ का कुल कारोबार पार करने के बाद कौन सा बैंक की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सा बैंक भारत का सबसे बड़ा शहरी सहकारी बैंक बन गया है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सारस्वत, यहाँ पे सारस्वत है, सारस्वत सहकारी बैंक। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
1 लाख करोड़ सहकारिता की 2 उल्लेखनीय उपलब्धियां। एक तो आपका सारस्वत सहकारी बैंक और अमूल ने 1 लाख करोड़ वार्षिक टर्नओवर का मुकाम हासिल किया। और एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कृषि नवाचार के लिए एआई फॉर एआई किस संगठन की एक पहल है? तो विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कृषि नवाचार के लिए एआई किस संगठन की एक पहल है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2021 में कृषि नवाचार के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई फॉर एआई पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य कृषि तकनीक समाधानों का विस्तार करने और वैश्विक खाद्य प्रणालियों में बदलाव लाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को एक साथ लाना है। तो ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। तेलंगाना सरकार भारत की पहली ऐसी सरकार थी जिसने 2021 में सागु बागु प्रोजेक्ट के जरिए एआई फॉर एआई फ्रेमवर्क को अपनाया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस राज्य सरकार ने सबसे पहले एआई फॉर एआई फ्रेमवर्क को अपनाया? तो तेलंगाना। प्रोजेक्ट का नाम क्या था? सागु बागु। कौन से ईयर में? 2021 में। राज्य ने 2 मुख्य स्तंभों को सक्रिय किया है, वैल्यू चेन में बदलाव और देश के पहले एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज की शुरुआत। तो देश के पहले एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज की शुरुआत किसने की? तो तेलंगाना सरकार ने या तेलंगाना राज्य ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। इजरायली खुफिया और विशेष अभियान संस्थान मोसाद के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? रोमन गोफमैन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।